हेलो 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 एवरीवन टू द वैल्यू नेशन पॉडकास्ट। कल भारत के चुनाव फाइनली समाप्त हुए, मगर बड़े उलटफेर लोग देखने को मिले हैं। काफ़ी लोग उदास हैं, बट कुछ एक साइड है जो काफ़ी खुश भी है, क्योंकि उनके वोट बैंक और उनकी सीट्स में काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है। बीजेपी के साथ क्या हुआ, क्यों उनकी सीट्स गिरी, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। स्टूडियो में आज हमारे साथ द होम टीम, रक्षित रस्तोगी और मानिक खजूरिया ऑन द पीसीआर। शुरू करते हैं पहले एग्जिट पोल से। एग्जिट पोल को क्या हुआ? कुछ एग्जिट पोल थे जो 400 पार दिखा रहे थे। क्या लग रहा है, क्या हुआ एग्जिट पोल्स में? मेरे को लगता है एग्जिट पोल्स की तो शायद गलती नहीं है। जो एक नैरेटिव चल रहा था, ग्राउंड नैरेटिव, इस बार मेरे ख्याल से सारी न्यूज़ एजेंसीज लेना भूल गई। किसी ने अपने लोगों को भेजा ही नहीं। और हम जो इंटरनेट ट्रोलर्स की बात करते हैं, शायद क्या पता सब लोग कमरे में बैठ के एग्जिट पोल्स को बनाने में रह गए हैं। लेकिन देखा जाए अगर, मैं डेटा देख रहा था कि हमारे पास ये है, जन की बात ने दिए थे 390 एनडीए, इंडिया 160, मेट्रिस ने दिया 118 एनडीए, 350 एनडीए, 118 इंडिया, रिपब्लिक 360, इंडिया को दिया 150, इंडिया न्यूज़ डायनामिक्स 371, इंडिया को दिया 125, न्यूज़ नेशन ने इंडिया को दिए 340, इंडिया को 150, दैनिक भास्कर 281 टू एनडीए और इंडी 145। गलत तो ये भी था, बट इसने कहीं ना कहीं एक लोअर ग्राउंड सेट कर दिया था कि भैया इतना तो आना चाहिए। तो दैनिक भास्कर क्लोजेस्ट था, मगर क्लोज, और एक्सिस माई इंडिया जिन्होंने 400 पार दिखा दिया था, 361 उन्होंने दिया एनडीए को, और मतलब 401 उन्होंने अबव रेंज में, और इंडिया अलायंस को 131 टू 166। अगर कोई डेटा खोल के ध्यान से देखे तो पोल सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेट में गलत हुए हैं। उत्तर प्रदेश, आपका राजस्थान और वेस्ट बंगाल। ये 3 ही स्टेट थे जो फ्लिप हुए हैं। इसके अलावा उड़ीसा में उन्होंने कहा जीतेंगे, जीते। उन्होंने कहा आंध्र में जीतेंगे, जीते। उन्होंने कहा कर्नाटका में जीतेंगे, वहाँ भी जीते। राजस्थान में राजस्थान बोल रहा हूँ, गुजरात में जीते, मध्य प्रदेश में जीते, जम्मू एंड कश्मीर में 2 सीटें आ गई, असम में जीते। तो ओवरऑल एग्जिट पोल सही था। अगर सीट भी काउंट को हम देखें तो फ्लिप कितनी हुई है, शायद 80 के आसपास लगभग सीट फ्लिप हुई हैं। 80 सीट कहाँ फ्लिप हुई? उत्तर प्रदेश में 37 के अराउंड, 37 भी नहीं, 40 से 50 के अराउंड सीट जो है उत्तर प्रदेश में फ्लिप। पिछली बार तकरीबन 60 थी, और अब की बार बहुत ही ज़्यादा कम तो रह गई। इस बारी 37 रह गई। इस बारी समाजवादी पार्टी की 37 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी की 33 सीटें थी। पिछली बार ये 60 पार था आंकड़ा। तो और ये जो, अगर इन 3 स्टेट्स की हम लोग सीट फ्लिप कर देते हैं तो इनका जो ये आंकड़ा है ना 360 350 का, यहाँ से आप इसमें माइनस कर लो, सर लगभग 70 सीटें माइनस कर लो अब, तो वही आंकड़ा बन जाता है, और वही 70 आपकी इंडिया के अलायंस में चली जाती है। तो अगर पोल गलत हुआ है तो 3 स्टेट में ही पोल गलत हुआ है, बाकी सब टिप टॉप फाइन था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये क्यों गलत हुआ है, ये तो भाई वही बता सकते हैं कि उनके सर्वे में कहाँ गलती हुई है। 3 स्टेट में भी जो हुआ है, उसने पूरा गेम ऐसा पॉइंट पे लाके खड़ा कर रखा है कि ना आर हुआ ना पार हुआ है। हाँ। अभी भी अटका हुआ है। तो वही चीज थी। अभी फ्लिप क्यों हुआ, मेन मुद्दा यह है कि फ्लिप क्यों हुआ, गलती कहाँ हुई है बीजेपी से, या बीजेपी से गलती हुई भी है कि नहीं हुई है? मेरे ख्याल से बीजेपी से या किसी एग्जिट पोल वाले से गलती नहीं हुई है, बस शायद से हमारी ऑप्टिमिस्टिक गवर्नमेंट और ऑप्टिमिस्टिक जनता सोचने लग गई थी कि इंडिया पुराने दशकों से बाहर आ चुका है, इंडिया हिंदू मुसलमान से थोड़ा पीछे हो चुका है, इंडिया जात पात से थोड़ा सा दूर हो चुका है। लेकिन अब हमारे पास एक डेटा है जिसको हम आपको पढ़ के बताएंगे, जो बताता है कि चाहे हमारे सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट हों, चाहे हमारे सो कॉल्ड वॉक पीपल हों, हर कोई गलत है। इंडिया को इन्होंने आज तक जात बिरादरी में बांट के खड़ा कर रखा है, जो कि हमारे इस इलेक्शन में देखने को भी मिला है। वही हुआ है ना कि देखो, जात बिरादरी में बांटा तो है, बांटा, मगर कैसे बांटा? क्वेश्चन ये है कि बांटा तो बांटा कैसे, और ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों ने बिल्कुल ही बीजेपी का जो है साथ छोड़ दिया कि भैया डंप
अब हम इधर जाएंगे और वो गए कितने, पहले ये देख लेते हैं कि गए कितने हैं। एससी सीट के ऊपर एक 156 डोमिनेटेड सीट्स हैं शेड्यूल कास्ट की, जिसमें से कि 53 का चेंज है इंडिया अलायंस में। 53 एक्स्ट्रा सीट्स थी जो इंडिया अलायंस ने जीती हैं। एनडीए की 34 सीटें कम हुई हैं और 19 सीटें गई हैं उनकी अदर्स के पास। वहीं जो मुस्लिम वोट बैंक था उसमें 96 सीट्स थी जो डोमिनेट कर रहे थे मुस्लिम्स, उसमें से 10 सीटें जो हैं वो चेंज हुई हैं एनडीए से, 14 सीट बढ़ी हैं इंडिया अलायंस के अंदर और 4 सीटें अदर्स में से भी कम हुई हैं। तो इन्हीं दोनों के अंदर जो है पूरा का पूरा खेला हुआ है। अब अगर आप देखोगे 53 सीट्स चेंज इधर हुई हैं, 14 सीट्स इधर चेंज हुई हैं, ये गई किधर हैं? ये 53 में से 37 तो गई हैं आपकी समाजवादी पार्टी के पास। बिल्कुल। बाकी जितनी थी वो सारी जाती हैं कहाँ? एससी सीट के अंदर शायद से कुछ तृणमूल और राजस्थान की भी कुछ सीट्स होंगी, बट जो इंडिया अलायंस की 14 सीटें आती हैं मुस्लिम्स की, वो कहाँ से आती हैं? वो उत्तर प्रदेश से नहीं आती, वो वेस्ट बंगाल से भी नहीं आती, वो आती है साउथ से, केरला, ऐसी जगहों से आती हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे पूरा का पूरा जो गेम बना वो इसलिए बना क्योंकि कुछ वोट्स जो थे वो कंसोलिडेट हो गए, ठीक है, एक साइड पे। अब कोर्ट कंसोलिडेट कैसे हुए हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़ी सरकारें थी, बीएसपी और एसपी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को हमेशा ओबीसी वोट मिलते थे, सपा को जाते थे सारे के सारे एससी और मुस्लिम वोट्स। जनरल कैटेगरी पूरी वोट करती थी बीजेपी को। इस बार क्या हुआ? मायावती गायब थी, मायावती थी ही नहीं कहीं पूरे फ्रेम के अंदर। हाथी का दम बिल्कुल खत्म सा होने लगा है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो दिखी ही नहीं। उनकी जगह तो उनसे ज़्यादा सीट तो हमारे वो चंद्रशेखर आज़ाद ले गए, क्योंकि मायावती गायब हो गई। तो ओबीसी सीट जो वो ओबीसी वोटर था, अब वो क्या करे? क्योंकि उसको तो डरा दिया है इंडिया अलायंस वालों ने कि भाई संविधान बदल जाएगा, तुम्हारा रिजर्वेशन चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनको तो डरा दिया। अब ये पॉलिटिक्स है, इसमें ये हम नहीं कह सकते कि इंडिया अलायंस गलत थी। उनको तो अपनी राजनीति खेलनी, तो उन्होंने राजनीति खेली और उनकी राजनीति बिल्कुल परफेक्ट लग भी गई। हुआ क्या? बीएसपी का जो ओबीसी वोटर था वो और जो सपा की जो एससी और मुस्लिम वोटर होते थे, ये अलग अलग वोट डालते थे। तो मान लो इधर 1.5 लाख हैं, इधर 1.5 लाख हैं, और ये अलग अलग वोट डाल रहे हैं, और जनरल कैटेगरी के 2 लाख वोट हैं, ये अलग वोट डाल रहा है। तो ये 1.5 बट गए, और जनरल कैटेगरी वाला जो 2 लाख वोट था वो कैंडिडेट जीत गया बीजेपी का। मगर अब तुम सोचो कि 1.5 लाख वाले, उसमें से एक बीएसपी गायब हो गई। अब जो ओबीसी वोटर था वो कहाँ गया? उसने जाके सपा को वोट डालना शुरू कर दिया। 1.5 मिल गए, 3 हो गए और ओवर पावर। वो 1.5 मिलके 3 लाख हो गए। अब वो जो 2 लाख वाला जनरल कैटेगरी था वो उसकी लग गई। बीजेपी के वोट शेयर कम नहीं हुए हैं, प्रॉब्लम हुई है कि भैया आपके एससी एसटी तो इतना है नहीं उत्तर प्रदेश में, मगर फिर भी थोड़ा बहुत जो भी है वो ओबीसी और मुस्लिम वोटर जो है ये कंसोलिडेट हो गए एक साइड पे। तो बेसिकली हो क्या रहा था? जनरल कैटेगरी वर्सेस मुस्लिम प्लस एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी, ये गेम हुआ पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में। तो जनरल वोटर जो था वो अकेला खड़ा हुआ था। ये प्रूफ कैसे होता है? इसको प्रूफ करने के लिए मैं जो है ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा बताता हूं। ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से कि हर्ष मल्होत्रा जी लड़े थे, पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, उनके साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड के अंदर इंटरव्यू हुआ था। मगर वहां पर हुआ क्या? बेसिकली जो आपके ईस्ट दिल्ली थी, ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लगभग 80% हिंदू था, 15% वहाँ पे मुस्लिम वोटर है, और 5% आपका अदर कैटेगरी है, सिख हो गए, जैन हो गए, पंजाबी हो गए, वो सारे। 80% हिंदूज में से 15% लगभग जो है वो आपका शेड्यूल कास्ट वोटर है। अब अगर आप देखोगे ध्यान से कि आम आदमी पार्टी ने लड़वाया किसे था उस सीट पे? कुलदीप कुमार खुद जो है वो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो 15% था ये वोट चला गया आपका कुलदीप कुमार को। मुस्लिम बीजेपी को वोट करेगा नहीं, तो अब मान लो जो 15% मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी चली गई इंडिया अलायंस के पास, या आम आदमी पार्टी बोल लो। अब बचता है ओबीसी। अगर मैं ओबीसी का वोट भी जोड़ दे, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जोड़ देता हूं, तो लगभग 42% वोट जो थे ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो गिरे कहां? इंडिया अलायंस के पाले में। अब अगर आप उठा के ये देखोगे
कि भैया वोट परसेंटेज कितना था, तो कुलदीप कुमार का वोट परसेंटेज था 45.18%, मतलब जो 43% है मुसलमान का, ओबीसी का, एससी का प्लस करने का 42 जो बनता है, उसमें 3% और का इजाफा है। मतलब कि या तो वो अदर कैटेगरी से आ सकता है, जो मैं मानता नहीं, क्योंकि अगर 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 अदर कैटेगरीज पंजाबी हैं तो हर्ष मल्होत्रा जो हैं वो खुद ही भी पंजाबी कम्युनिटी के हैं, वो पूरा वोट उनको पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 या 4% जो है हिंदू वोटर जो था वो फ्लिप हुआ और उसने जाके आम आदमी पार्टी को वोट किया। क्योंकि अभी कैसे प्रिवेल होता है, कैसे प्रूव होता है, पिछली बार ठीक है यही था, बहुत भयानक। ये देखिए आप इस समय जो है बाहर आंधी तूफान का माहौल मचा हुआ है हमारे स्टूडियो के। तूफान तो कल ही आ गया था देश में, मगर भगवान ने कहा कि आज दिखाते हैं। तो जो मैं बता रहा था, कुलदीप कुमार जो थे आपके 5 लाख वोट पे थे, 5 लाख लगभग उनको वोट मिले थे। अगर हम पिछले साल पे जाएं तो पिछले साल अतिशी मरलेना 2 लाख, अरविंदर सिंह लवली आईएनसी से 3 लाख, तो आईएनसी के पास 3 लाख थे और आपके आम आदमी पार्टी के पास 2 लाख थे, तकरीबन 25 और 17% के पास हाँ वोट आपके। हाँ। अब आप सोचो इस बारी कुलदीप कुमार को पड़े हैं 5,70,000 वोट लगभग लगभग। तो अब मान लो वो जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट था और जो आम आदमी पार्टी का वोट था वो कंसोलिडेट हो गया एक जगह पे। बात करें अगर हर्ष मल्होत्रा जी की, तो 6,60,000 वोट उनको पड़े हैं। पिछली बारी गौतम गंभीर को 6,90,000 पड़े थे। उनका वोट शेयर चेंज नहीं हुआ, वो जो उनका वो हिंदू वोटर बेस है जनरल कैटेगरी, वो चेंज नहीं हुआ कहीं भी। चेंज हुआ कि आपके आईएनसी और आपकी आम आदमी पार्टी के जो वोटर थे वो क्लब हो गए, एक साथ वो एक गुट में हो गए। अब यहां पर अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो हम कितने थे, ओबीसी एससी और मुस्लिम मिला के 42% थे। जिन सीटों पे ये प्लस ये एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी प्लस मुस्लिम 50% से ज्यादा थे, वहां बीजेपी साफ हो गई। सिंपल एक्सप्लेनेशन है ये कि भाई हुआ क्या। और उत्तर प्रदेश के अंदर सबको पता है कि ओबीसी और मुस्लिम और एससी की जो पॉपुलेशन है कुछ कुछ इलाकों में ज्यादा है जनरल कैटेगरी से। फॉर एग्जाम्पल था आपका रामपुर वाला। हाँ, तो रामपुर में क्या हुआ था? तो अगर हम रामपुर वाला एक एग्जांपल लें तो वो हमारे को बहुत अच्छे से बताता है हाउ बीजेपी डजंट डू रिलीजियस पॉलिटिक्स, बीजेपी डजंट डू दिस माइनॉरिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, एंड अदर पार्टीज लाइक इंडी अलायंस पूरा का पूरा कास्ट बेस्ड और मुस्लिम रिलीजियस बेस्ड सेक्युलर नॉन सेक्युलर पॉलिटिक्स में बिलीव करती है। रामपुर में तकरीबन जो हमारा एक वार्ड है उसमें 90 से 95% पॉपुलेशन है मुसलमानों की। उसमें तकरीबन 500 से 600 घर जो हैं पीएम आवास योजना के तहत मुसलमानों को दिए गए हैं, और वहाँ से तकरीबन वोट कास्ट हुए हैं 2,000-2,500 वोट, और सारा का सारा 100% वोट सीधा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस और इंडी अलायंस को कास्ट हुआ है। तो इस बीजेपी को मिले ही नहीं, मतलब जितना इतना कुछ किया उनके लिए और लेकिन कुछ नहीं दिया। हाँ, मतलब अगर आप डेवलपमेंट करो, आप काम करो मत करो, सारा का सारा चीज़ आ जाता है मुद्दों पे, सारा का सारा आ जाता है हाउ यू कैन ब्रेन वॉश द ऑडियंस हमारे इलेक्शंस के टाइम पे। तो वही चीज़ है ना, देखो ब्रेन वॉश भी मैं नहीं कहूँगा, मैं बस ये कहूँगा कि यही राजनीति है। ऐसा नहीं है कि नेताओं ने आज झूठ बोला हो लोगों को और वोट बटोर लिए हों, ऐसा आज तो हुआ नहीं है, यह 1000 सालों से चलता आ रहा है ये गेम। बात यह है कि जनता क्या सोच रही है और जनता किधर वोट देने जा रही है। एक जगह पे ना मैं भी ब्लेम करूंगा कि बीजेपी की गलती थी। इलेक्शन होने से पहले जितने भी कैंपेनिंग हो रही थी मेजॉरिटी सब लेफ्ट की तरफ से हो रही थी। बीजेपी की तरफ से इतना कुछ जोर और ड्रामा वगैरह नहीं हुआ था, या उन्होंने हल्ला मचाया कि उन्होंने ये किसी को ब्लेम कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया था। उनका मेजर फोकस था आम आदमी पार्टी वगैरह पे, अपना कुछ स्कैम जितने भी थे उन पे रिफ्लेक्ट करना, और जितने भी अपोजिट पार्टी के मेंबर्स वगैरह थे उनको अपने साथ में रखना। लेकिन उन्होंने कभी अपना मीडिया का कैंपेन नहीं किया जहाँ पे उन्होंने खुद को प्रमोट किया। जितने भी लेफ्ट वाले थे वो सब ब्लेम कर रहे थे कि भाई बीजेपी ने ऐसा किया, ये किया, वो किया, ये सब चीजें, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन वही है ना, नहीं मैं इस पे थोड़ा सा वो करूँगा कि ये जब अगर देखा जाए उस हिसाब से तो सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज जो मीडिया के साथ किए हैं वो नरेंद्र मोदी ने किए हैं। तो ऐसा नहीं कि वो थे नहीं। तकरीबन 200 रैलीज हैं जो मोदी जी ने ऑर्गेनाइज करी हैं, और तकरीबन 100 रैलीज हैं जो राहुल गांधी जी ने। हाँ, तो रैलीज वैलीज तो थी, ऐसा नहीं कि बीजेपी ने वो नहीं किया। देखो बीजेपी
मैं अभी भी यही नहीं कहता कि बीजेपी ने कोई गलती करी है, सही सही मायने में, मतलब ग्राउंड लेवल पे उन्होंने कोई गलती नहीं की। हाँ, उन्होंने बैक एंड में बैठ के कुछ कुछ गलतियां करी जो आगे बात करेंगे जिस पे, बट मैं अभी भी नहीं मानता कि उनका वोट शेयर कहीं कम हुआ है। अगर हम अयोध्या की बात करते हैं, ठीक है, अयोध्या के अंदर सबका हुआ कि अयोध्या में ऐसा हुआ, अयोध्या में ऐसा हुआ। अब ये देखना है कि भाई अयोध्या में क्या सही में हिंदू ने धोखा दिया, या फिर वहां पर भी सेम खेला हुआ जो ईस्ट दिल्ली की सीट में बता रहा था। अगर अब ये वायर का एक आर्टिकल है, वायर का आर्टिकल कहता है, और मैं वायर इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है उन्होंने कुछ ऑन ग्राउंड डेटा दिया हुआ है, और ये ऑन ग्राउंड डेटा उनका आता है 2022 के विधानसभा चुनाव से। मैं कोई वायर का फैन नहीं हूँ, मगर ये डेटा है इसलिए मैं इसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इनका ये कहता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एक्सपर्ट्स, अयोध्या हैज वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बनिया वोटर्स एस्टिमेटेड एट अराउंड 70,000। तो वहां पर जो मेजॉरिटी है बेसिकली वो एक तरीके से बनिया कम्युनिटी की है, ना कि ब्राह्मणों की। फिर वो कहते हैं कि यादव 30,000 है, मुस्लिम्स 55,000 है, ब्राह्मण सिर्फ 30,000 है, और दलित्स 40,000 है। अब वही गेम आ गया ना आपका। ईस्ट दिल्ली की सीट पे 15% मुस्लिम थे, 15% एससी था, आपका 11-12% ओबीसी था, और मेजॉरिटी जो थे वो जनरल कैटेगरी या फिर अदर कम्युनिटीज को बिलोंग कर रहे थे। ऑलमोस्ट 55% जो थे वो उस कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे थे। अगर हम अयोध्या पे आ जाते हैं, यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है लगभग 3,70,000 इलेक्टोरेट हैं जो वोट डाल सकते हैं वहां पे। मगर अगर हम लोग पॉपुलेशन को डिवाइड करना शुरू करें तो 70,000 मेजॉरिटी में बनिया बैठे हुए हैं, 30,000 मुस्लिम बैठे हुए हैं। अब जोड़ना शुरू कर दो, 1 लाख यहाँ हो गए ये। उसके बाद 40,000 दलित बैठे हुए हैं, उसमें भी SC ST में काउंट नहीं कर रहा हूँ। 1,40,000 तो यहीं हो गए, और 1,40,000 वर्सेज अब क्या है 30,000 ब्राह्मण्स। तो नहीं जीत सकते भाई। यहां पर ये नहीं हो रहा है। हाँ, तुम ये कहो कि भाई हिंदू पलट गए हो, ओवरऑल तुम बोलो, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है वो उन्होंने जाके उधर वोट दिया। अब वहाँ बात ये भी नहीं कि उन्होंने वोट क्यों दिया। लोग कह रहे हैं कि हाँ मंदिर बना दिया, 5 स्टार होटल बना दिए, एयरपोर्ट बना दिया, सब कुछ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना कुछ समय के बाद आपको जो है एक फ्रूट देना शुरू करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 5 स्टार होटल खोल दिया और आज ही एयरपोर्ट बना दिया तो सट्ट से जो है वहाँ पर टूरिस्ट सारे जंप कूद पड़ेंगे। समय लगेगा, ऐड चलाने पड़ेंगे, visitayodhya.com, उस तरह का कैंपेन होगा, उस तरह की चीज़ होंगी, आपको प्रमोट। मालदीव्स और ये सारी का विजिट दुबई, क्यों आधे लोगों को लगता है दुबई जो सेफ नहीं है, बट जो एक बार दुबई देख लेता तो कहता भाई तो जन्नत है। इंडिया में वैसे ही बहुत स्टेट्स भी हाँ, रहती हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि भैया अयोध्या के अंदर बन तो सब कुछ गया है, लेकिन उसका जो चीज़ें उससे निकलेंगी ना, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उससे निकलेंगे, थोड़ा समय लगेगा। और वहाँ के लोगों ने उसके खिलाफ वोट कर दिया। ये खिलाफ वाली बात पे अगर हम बात करें तो ये मेरे को लगता है कि हमारी आने वाले पॉलिटिशियंस के लिए, चाहे अच्छे पॉलिटिशियंस जिनका मन भी कुछ नहीं है, कितना गलत मैसेज आपको पहुंचाता है कि आप चाहे आप एक कम्युनिटी के लिए जो बिगेस्ट यहाँ पे इंडिया में एग्जिस्ट करती है हिंदू कम्युनिटी, उनके लिए आप उनका एक प्राण पूज्य या उनकी ज़िंदगी भर की 500 साल पूर्वजों की मेहनत की चीज़ बनवा दो, राम मंदिर बनवा दो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा दो, आप इकॉनमी बूस्ट करा दो। आज की डेट में अगर आप अयोध्या में जाके रियल एस्टेट लेने जाओगे, भाई साहब बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी टोकन लेके लाइन में खड़ा है, ठीक है। आप कुछ भी कर दो, रोड बनी है, मुसलमान भी उस पर चलेगा, SC OBC भी चलेगा, और आज की डेट में तो अयोध्या राम मंदिर में SC और OBC भी जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कुछ कर लो, लेकिन अगर आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपको पॉलिटिक्स में आना है, तो आपको कास्ट बेस्ड इंडिया में रहना ही पड़ेगा। हाँ, तो वही प्रॉब्लम आपको सेक्युलर आप गाते रहो, लेकिन आप ऑन ग्राउंड जाके हमेशा जब तक हिंदू मुस्लिम और ये जातिवाद नहीं करोगे तब तक आप पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ, तो वही तो प्रॉब्लम आ रही है ना। और ये यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई थी इसके अंदर कि पॉपुलेशन एस्टिमेशंस आल्सो से दैट द कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ अराउंड 40,000 अपर कास्ट वोटर्स। मैं इसको पहले तो अपर कास्ट नहीं बोलूँगा, ये वायर के जर्नलिस्ट की बायस्ड और घटिया लैंग्वेज है। अपर कास्ट और लोअर कास्ट में हम बिलीव नहीं करते। आपकी ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट की जो लैंग्वेज है ना, इसी वजह से इतनी भयंकर किस्म की वोटिंग होती है। तो इस तरीके से आप जो है दूसरे लोगों को नीचा ना दिखाएं। आप कह रहे हैं जनरल क्लास जो है वो अपर कास्ट कैटेगरी, ऐसा नहीं है। एज अ जनरल कैटेगरी मेरे लिए कोई अपर लोअर नहीं है। मेरे लिए दलित भी बराबर है, मेरे लिए मुसलमान भी बराबर है, मेरे लिए SC बराबर है, मेरे लिए ST भी बराबर है। हम सब एक हैं
हम सब इंसान हैं। जब आप इंसान मानने लग जाओगे ना, आपको वोट्स जो हैं वो बहुत अलग तरीके से पड़ते हुए दिखेंगे। तो ये कहता है पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑल्सो से दैट द कॉन्स्टिट्यूंसी हैज अराउंड 40,000 अपर कास्ट वोटर्स, जनरल कास्ट वोटर्स एंड अराउंड 45,000 नॉन यादव ओबीसी वोटर्स। अब आप सोचो, अगर इसमें 45,000 तो नॉन यादव ओबीसी वोटर हैं और 40,000 जनरल है, अगर मैं 45,000 के अंदर जो है यादव कैटेगरी के ओबीसी को और ऐड कर दूं, बहुमत तो उधर चली गई। तो आप कैसे जीतोगे अयोध्या? सेम बात हो गई ना, कम्युनिटी बेस्ड वोटिंग। अगर यादव यादव कर रहे हैं, और फिर वही वाली बात है, अगर हम समाजवादी पार्टी की तरफ देखें तो क्या हो रहा है, फिर से हम बात आ जाते हैं लोअर ग्राउंड पे। तो बीजेपी ने, अगर आप ओवरऑल टोटल वोट शेयर देखोगे तो तकरीबन 86 करोड़ वोट पिछली बार पड़े थे और अब की बार 89 करोड़ वोटर्स है, तो वो बड़ा है। और कंपैरेटिवली बीजेपी ने जो 2014 में लिया था उससे बड़ा वोटिंग शेयर 2019 में और बढ़ा, और 2024 में और वोटिंग शेयर बढ़ा है। बट एट द एंड अगर आप देखोगे तो उनका जो मोटो था, जो सामने वाली अलायंस का, इंडिया अलायंस का मोटो था, वो तो पूरा हो गया है ना। दे आर नाउ इन द मोर मेजॉरिटी विन मोर सीट्स एंड दे हैव मोर पावर ओवर टू मच कॉन्स्टिट्यूएंसीज, की जहाँ पे वो हमारी ओवरऑल ग्रोथ को स्लो कर देंगे। स्लो तो कर देंगे, देखो ग्रोथ को स्लो कर देंगे या तेज कर देंगे, ये तो चलो एक बार को बात की बात है। मगर प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? प्रॉब्लम आएगी अभी भी, जो इंडिया अलायंस अगर हम देखा जाए ओवरऑल पूरी की पूरी, अगर इंडिया अलायंस को मिला दे, सबको मिला दे, मैं ये नहीं कह रहा टॉप 4-3 पार्टियों को मिलाओ, सबको मिला दो, जो पूरी की पूरी 10 पार्टियां उसके अंदर है ना, सबको मिला दो, उनकी टोटल सीट वर्सेस सिर्फ बीजेपी की टोटल सीट, वहां पर ही बीजेपी जीत रही है। कल आम आदमी पार्टी के, मैंने एक मंत्री का नाम मेरे को याद नहीं कौन थे, और बड़ा अजीब सा लगा मुझे देख के कि वो, उनकी मुश्किल से शायद 3 या 4 सीटें आई हैं पंजाब के अंदर। मिठाइयाँ बांट रहे थे। मिठाइयाँ बांट नहीं रहे थे, सिर्फ मिठाइयाँ बांटना ठीक है कि आपकी अलायंस जीती, आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं, ठीक, जीती भी नहीं, आपने ग्राउंड बनाया। मैं उसकी से देखो, वही बात है ना, मैं इंडिया वर्सेस, चलो मान लो अफगानिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है, इंडिया ने स्कोर कर दिया 260, अगर अफगानिस्तान ने 220 भी बनाया है ना, तो भी रिस्पेक्टेबल विन है, वो रिस्पेक्टेबल लॉस है उनके लिए। सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि भैया ठीक है, इंडिया अलायंस हारी, बट रिस्पेक्टेबल लॉस है उनके लिए, ऐसा नहीं कि वो बहुत बुरे तरीके से हारी। मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि वो कहने को अलायंस है। अगर आज इंडिया अलायंस से कोई पूछे भाई आपका नेता कौन है, हेड कौन बनेगा, मैं लिख के देता हूं, जिस दिन ये डिस्कशन शुरू होगा ना, इंडिया अलायंस अगले दिन टूट जाएगी। क्योंकि उधर से ममता कहेगी भैया बंगाल तो मैंने दिया है। हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि राहुल गांधी को बनने देंगे ये लोग प्राइम मिनिस्टर? नहीं बनने देंगे। वो समाजवादी पार्टी का अखिलेश जी बोलेंगे भैया तुम्हारी 36 सीट तो मैंने फ्लिप करी है, तू कौन? तो वो अलग खेल है। तो वहां पर यूनिटी, अब आज क्या हुआ, अभी लोग लड़ रहे थे, कल से बोल रहे थे कि भैया वो तो नीतीश कुमार पलटूबाज हैं। लोगों को ये समझ नहीं आया कि नीतीश कुमार क्यों इंडिया अलायंस में आए और क्यों इंडिया अलायंस से वापस एनडीए चले गए, उनको चीज समझ नहीं आई। वो इसलिए हुआ क्योंकि पहले से समझो, इंडिया अलायंस की शुरुआत ही नीतीश कुमार ने की थी। बिल्कुल नीतीश कुमार गए थे सबको इकट्ठा करके मुंबई की, भैया आओ चलो इंडिया अलायंस बनाते हैं, मोदी भगाएंगे। बिल्कुल। जब वो सबको इकट्ठा करके ले आए तो क्या हुआ, पूरा गुटे ने मिलकर नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया कि भैया तुम नहीं बन सकते, कुछ तुम बाजू हो जाओ। उन्होंने कहा था मेरे को जो है इस संगठन का हेड बनाओ, उन्होंने नहीं कहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, उन्होंने कहा इंडिया अलायंस का संगठन का हेड मुझे बनाओ। सोनिया गांधी जी बनने नहीं दे सकती, ममता बनर्जी, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स अगर हों तो क्या कहेंगे, नीतीश कुमार को लीडर बनाएंगे? नहीं। ईगोइस्टिक लीडर, सारे के सारे ईगोइस्टिक लीडर हर कोई है। नरेंद्र मोदी जी भी ईगोइस्टिक है। हम ईगो के बिना तो आप लीड कर ही नहीं सकते। मेन चीज ये है, ईगो को आप इस्तेमाल कहां कर रहे हो, बात वो है। नीतीश कुमार जी ने अपना ईगो साइड रख के सारे के सारे अलायंस को एक साथ इकट्ठा किया कि भाई आओ। सोचने वाली बात है, अगर नीतीश कुमार जी उस साइड होते, आज शायद एनडीए हो गई होती बाहर, पूरी चांस है कि एनडीए बाहर हो गई होती। मगर क्या हुआ, नीतीश कुमार जी ने वहां गए, इंडिया अलायंस बनाई, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे इसका अध्यक्ष बनना है। सोनिया गांधी जी, ममता बनर्जी और हमारे अखिलेश यादव ने कहा नहीं, तो नीतीश कुमार ने कहा राम राम सत्य, चले गए वो अपना। और उसके बाद जाकर गए कहाँ, वापस एनडीए के पास। मगर अब कल लोग कह रहे थे कि वो तो पलटू कुमार, नहीं, ईगो की बात हो रही थी ना। एक बार नीतीश जी को ईगो पे लग चुका है, उनको पता है कि वो साइड क्या करेगी, वो नहीं जाएंगे उधर। जहां तक बात है टीडीपी की, वो फ्लिप नहीं हो सकती। वो पवन कल्याण की वजह से वो दोनों का फॉर्मेशन हुआ है, टीडीपी और बीजेपी का,
और जब तक पवन कल्याण है इन दोनों के बीच में, वो नहीं टूटने वाला भैया, वो बहुत स्ट्रांग है। और अगर वो स्ट्रांग, अब लोग कह रहे थे गिर भी सकती है सरकार बीजेपी की, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, गिर सकती है, पूरी चांस है कि अगर फ्लिप हो जाते हैं कुछ लोग तो गिर भी सकती है, मतलब मगर गिराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार जी देखो आखिरी अपने लास्ट इनिंग्स के अंदर है वो, उनको चाहिए एक अच्छी मिनिस्ट्री ताकि वो रिटायर हो सके 5 साल के बाद। वो इस तरह का इस समय गेम नहीं खेलने वाले। बिल्कुल। टीडीपी ऑलरेडी जीत गई है आंध्रा के अंदर, उनका भी साथ ही साथ निकला था, वो वहाँ पर प्रॉपर मेजोरिटी के साथ उन्होंने सरकार बनाई है। और वो भी ये देख रहे हैं उनका, जब तक पवन, मैं कह रहा हूँ ना, जब तक कल्याण जी हैं तब तक मोदी जी को जो है कोई बैकस्टैब नहीं करने वाला, इतना आसान नहीं होगा। और उन दोनों को ये भी पता है कि साथ में दोनों को पलटना पड़ेगा, दोनों को पलटना पड़ेगा, एक के जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उन दोनों के साथ साथ कम से कम नहीं तो 11 से 12 अदर कैंडिडेट्स को भी फ्लिप होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं फ्लिप करवा सकती, महाराष्ट्र में क्या हुआ था हमने देखा था। तो अगर उनको लग रहा हो अभी आज एक बड़ा वो इंटरेस्टिंग सा आया है कि उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो इंडिया अलायंस की मीटिंग में जा नहीं रहे हैं, तो उनके पास ऑलमोस्ट शायद 11-12 सीटें उनके पास भी हैं, कोई भरोसा नहीं है। और नवनीत राणा जो हार गई हैं, वो महाराष्ट्र में किसी सीट से लड़ रही थी, उनके पति ने जो है एक हफ्ते पहले आके स्टेटमेंट दिया था कि उद्धव ठाकरे जी जो हैं 12 दिन के बाद इंडिया में शामिल हो जाएंगे। थोड़ा सा वैसा माहौल बनता दिख भी रहा है, क्या पता कुछ हो। कोई इशू नहीं है, वो तो उद्धव ठाकरे जी से ज्यादा बढ़िया ईगोइस्टिक लीडर तो कोई है ही नहीं, और उनको तो चाहिए। तो यही हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर भैया, आपका जो समाजवादी पार्टी का जो वोटर था और जो बीएसपी का वोटर था, बीएसपी के एब्सेंस के अंदर उसने जाके समाजवादी पार्टी को वोट किया है। जहाँ जहाँ पर कि SC ST OBC प्लस मुस्लिम, ये 4 लोगों की कलेक्टिव वोट ज़्यादा थे जनरल कैटेगरी से, वो डिस्ट्रिक्ट्स या वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्लिप हो गई हैं आपकी समाजवादी पार्टी के फेवर में। कितनी सीट हैं जो कांग्रेस के फेवर में फ्लिप हुई हैं? अयोध्या की सीट, अयोध्या की सीट के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पर OBC SC कम है, वहां बनिया कम्युनिटी ज़्यादा है। वहां पर आपकी कहाँ गया वो कागज, उसमें लिखा था आपकी बनिया कम्युनिटी ज़्यादा है, आपके दलित ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि मुस्लिम्स ने भी अयोध्या के, फैज़ाबाद के अंदर, अयोध्या तो नहीं कहूँगा, फैज़ाबाद के अंदर उनको वोट किया है। तो मेजॉरिटी वही हुआ है कि सपा को वोट गए हैं, जो वोट बीएसपी काट लेती थी वो वोट चले गए हैं सपा को, और वो कंसोलिडेट होके बीजेपी के खिलाफ चले गए हैं। तो बीजेपी का वोट बेस कहीं नहीं हिला है। जो लोग कह रहे थे कि हिंदुओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी नहीं, बीजेपी को वोट पड़े हैं, लेकिन जो कास्ट वाले वोट थे वही वोट हैं जो फ्लिप हुए हैं मेजॉरिटी। तो इलेक्शन बीजेपी हारी नहीं है। ये 3 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट, और उत्तर प्रदेश को वैसे भी स्विंग स्टेट बोला जाता है हमारे, कि ये स्विंग हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है। लास्ट में वही हुआ कि वो स्विंग हो गया, तो ऐसा नहीं कि वहां पर बीजेपी साफ हो गई, बिल्कुल 50-50 है वहां पे मामला, बट 50-50 पे भी पूरा का पूरा इलेक्शन स्विंग हो गया। तो इतनी खतरनाक सीट है उत्तर प्रदेश की अगली बारी। और अभी मेन यहाँ पर फंसेगा आदित्य योगीनाथ जी के लिए कि जो आने वाला विधानसभा है उसको कैसे काटा जाए, क्योंकि अगर बीएसपी नहीं है तो ये रिपीट होगा आपका, बिल्कुल ये रिपीट होगा आपका विधानसभा के अंदर। भले योगी ने कितना भी काम किया हो, कितना भी साफ किया हो स्टेट को, कितना भी यहाँ पर क्राइम कम किया हो, मुझे बड़ा दुख होता है ये देखते हुए कि हम लोग जो हैं, हमारे देश की जनता जो है, मैं ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोलना चाहता कि SC ST या मुस्लिम या OBC, उसमें ऐसे भी बहुत सारे होंगे, मुस्लिम भी ऐसे होंगे, OBC भी ऐसे होंगे जहाँ पर जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा या इस बात पे वोट दिया होगा कि हमारा देश विकास की तरफ जा रहा है या किसकी तरफ जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, हेल्थ केयर कहीं ना कहीं थोड़ा मुद्दा है, ये सब मुद्दे हैं, मगर अगर हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो ऐसा नहीं कि देश कोई स्टैग्नेंट पोजीशन में है, हम लोग वर्ल्ड से काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, मगर उस पर वोट ना पड़ना थोड़ा सा। हाँ, सिमिलरली अगर आप बात करोगे मुस्लिम वोटिंग और ये वाली की, आप बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हो वेस्ट बंगाल में कंपटीशन बिटवीन अधीर रंजन चौधरी और यूसुफ पठान। यूसुफ जो स्पेशली ब्रह्मपुर शायद से पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है ना, वहाँ पे
एक नया आदमी आता है यूसुफ पठान, जिसे पॉलिटिक्स का ABCD क्या है कुछ नहीं, कभी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रहे, और वो जाके तकरीबन 59% का वोटिंग शेयर अधीर रंजन चौधरी जी से खींच लेते हैं। उनका बयान बहुत ही सैड था। उन्होंने अपने 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, 25-30 साल उन्होंने अपना पॉलिटिक्स को दिया है, और उसके बाद भी अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो आप बाकी सीट्स तो क्या ही हैं फिर बात। बिल्कुल। और अधीर रंजन चौधरी उनमें से हैं जो कांग्रेस के बहुत बड़े नाम, और हाँ आप ये देखो वो बीजेपी के नहीं है, वो कांग्रेस, हाँ वो खुद कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर है। तो वही बात होगी। अगर ये बात है ना, जो मुस्लिम वोट था वो इतना भयंकर कंसोलिडेट हुआ है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कंसोलिडेट नहीं हुआ कि उसको बीजेपी के खिलाफ वोट करना था। वो कंसोलिडेट हुआ है कि भैया जहां हमारा मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है वहां वही जीतना चाहिए, उसके अलावा किसी को जीतने नहीं देना। प्रॉब्लम ये है इसके साथ, ये चीज बहुत प्रिवेलेंट हो रही है वर्ल्ड वाइड आज की डेट में। ये जो आज इंडिया में हुआ है, ये चीज यूरोप के अंदर काफी समय से चल रही है। अगर आप इंग्लैंड को खोल के देखोगे, इंग्लैंड का जो मेयर है, लंदन का जो मेयर है पाकिस्तानी है, आपका बर्मिंघम का मेयर पाकिस्तानी है, आपके ससेक्स का मेयर जो अफगानी है, ठीक है, वहां पर सब ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी इस महीने के अंत में चुनाव है इंग्लैंड के अंदर। मैं लिख के देता हूं, आज शो पे मैं लाइव बोलता हूं, रिकॉर्ड कर लेना, इसको रिप्ले कर लेना। इंग्लैंड का चुनाव खोल के आप लोग देखना, आपको मैं क्लियर बता देता हूं, जो इंडिया में आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है, इसका 5 टाइम्स भयानक रिजल्ट जो है आपको इंग्लैंड के अंदर देखने को मिलेगा इस बार इलेक्शन के अंदर। वहां 2 पार्टियां हैं, टोरी पार्टी, लेबर पार्टी। दोनों पार्टियां जो हैं, लेबर पार्टी के अंदर शायद ज्यादा थोड़े से मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वहां पे। टोरी पार्टी थोड़ी सी कंजर्वेटिव पार्टी है, जो ऋषि सुनक की पार्टी है। लेबर पार्टी को जो है इस बारी खूब वोट मिलने वाले हैं, और लेबर पार्टी क्या है, लेफ्ट, क्योंकि वहां पे टोरी पार्टी ने काम अच्छा नहीं किया है। ऋषि सुनक कितना ही बोलते रहे, वो एक अलग सोच से जाते हैं कि भैया हमें जो है इकोनॉमी सही करनी है, ये करना है, वो करना है। लेफ्ट वाले जाते हैं कि नहीं भैया वो तो हमें जो है सड़क के मुद्दे देखने हैं, हमें सोशल मुद्दे देखने हैं। मगर वहाँ के जो इलेक्शन होंगे, क्योंकि वहाँ सिर्फ 48% इस समय क्रिश्चियंस बचे हुए हैं, आपको वहाँ पर ऐसे ऐसे उलट फेर देखने को मिलेंगे कि वहाँ पर लिटरली मैं बता रहा हूँ, इस इलेक्शन के बाद वहाँ पर जो है इंग्लैंड, सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, इस साल वहाँ यूरोप में बहुत जगह चुनाव है, हर चुनाव के बाद जो है आपको तनाव देखने को मिलेगा उन जगहों के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो है वही होने वाला जो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हुआ है। कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड वोटिंग होगी, और एक तरफा वोटिंग होगी पूरी की पूरी। वहाँ कोई दूसरा कैंडिडेट का वो सवाल ही नहीं उठता। अगर किसी सीट के ऊपर इंग्लैंड के अंदर भी मुसलमान कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो जितने वहाँ पे मुस्लिम गए हुए हैं सारे उधर वोट करने वाले हैं। तो ये पैटर्न सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं हुआ है, ये आपको वर्ल्ड वाइड दिखेगा। अभी इंडिया के अंदर उनको फायदा सिर्फ इसलिए हो गया है क्योंकि उनके साथ SC ST और OBC का वोटर और जुड़ गया है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है सारी की सारी, और कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का वो नहीं है। ये चीज़ आपको दिखेगी आने वाले कुछ और इलेक्शंस के अंदर। US के अंदर उतनी पॉपुलेशन नहीं, तो वहाँ तो प्रेवेलेंट नहीं होगा, बट इंग्लैंड के अंदर और जर्मनी के अंदर खास करके, इन 2 जगह पे खूब होने वाला है। अब आते हैं जरा थोड़ा सा बीजेपी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर, जो इन्होंने मुस्लिम्स के लिए नारा निकाला था, सबका साथ सबका विकास, कितना चला कितना फेल हुआ, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से लास्ट में तो ये लोग भूल ही गए थे सबका साथ सबका विकास। बहुत सारे लास्ट के कैंपेनिंग में, इलेक्शंस में बहुत इन्होंने भी मुस्लिम्स को अपीस करते करते, हमारा मोदी जी ने भी थोड़ा सा एक तंज सा छेड़ दिया था इनके वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन वाले मुद्दे पे, जहाँ पे इन्होंने बोल दिया था ये सारी आपसे वेल्थ ले लेंगे, और वो कम्युनिटी एंगल बना दिया था। तो एंड में जाते जाते वो वोटिंग भी शायद से बीजेपी मुस्लिम अपीसमेंट पे फ्लिप हो सकती है। बट मेरे को जहाँ तक लगता है जो मुस्लिम वोटर ज़्यादातर फ्लिप हुए हैं, वो जो इंडिया अलायंस के जो वादे थे, वो लगता है मुझे उसकी वजह से ज़्यादा फ्लिप हुए। आज एक वीडियो आई है आज तक की तरफ से, आज तक का कोई रिपोर्टर था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी मुझे याद नहीं है, वहाँ बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं थी जो कि कांग्रेस के दफ्तर के सामने खड़ी हुई थी, और वहाँ पर उनके हाथ में एक फॉर्म था, और वो फॉर्म क्या था, उसके अंदर आपको अपना नाम भरना था, और उसके ऊपर लिखा हुआ था अगर कांग्रेस गारंटी कार्ड, बेसिकली गारंटी कार्ड था कि आपको 1 लाख रुपया मिलेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ठीक है, सारी मुस्लिम जो औरतें थी वो जाके
दफ्तर सामने खड़ी हो गई पर्चा ले लेके कि भैया लाओ, अब तो जीत गए तुम, अब दो 1 लाख रुपया। एक को भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। जीते ही नहीं। नहीं, वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हैं वो जहां पर उनको वादा किया गया था। तो बात वो है कि वहां से वही है ना कि आप जनता कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से बह जाती है कुछ उनके अंदर कि हाँ ये हमारे लिए बोल रहा है, ये हमारे उसमें बोल रहा है। बट जब वो जीत जाता है तो फिर वो नेता ही गायब हो जाता है कि भैया कौन है आप। लालच है ना, लालच देना वही चीज है, सीधा बंदे को लालच दे दिया कि हाँ भाई तू अगर करेगा तो हम कर देंगे तेरे लिए। नहीं तो ऐसे लालच तो मोदी जी ने भी दिया था एक बारी 15 लाख के अकाउंट में, मगर उनका तरीका एक डिफरेंट था। यहाँ पर जो था वो तरीका डिफरेंट था। यहाँ पर जो है वहाँ 15 लाख देने की बात हुई थी कि आपकी लाइफ को इंप्रूव करने के बहाने 15 लाख देंगे। उन्होंने ऐसे नहीं कहा था कि सबके अकाउंट में 15 लाख जो है। लोन्स की बेसिस पे कि इतना लोन हाँ। दे दिया जाएगा, स्टार्टअप्स को इतना वो कर दिया जाएगा। हाँ, और वो सब हुआ भी, स्टार्टअप्स में पैसा आया, बैंक से लोन लेना आसान हुआ, तरीके आसान हुए। कितनी जगह पे आज के डेट में आपको 5-6 लाख का लोन मिल जाता बिना कोई कोलैटरल रखे। वो सारी चीज़ें हुई। यहाँ पर चीज़ अलग थी। यहाँ पे था कि आपको 1 लाख मिलेगा, काय को मिलेगा, बस मिलेगा। घर बैठे रहो। पॉलिटिक्स सिर्फ दो ही चीज़ों पे चल सकती है, डिज़ायर पे और एस्पिरेशन पे। और इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट, आपको पर्सनल डेवलपमेंट, मैं ये मानता हूँ लोगों की भी गलती नहीं है। टोटल कम्युनिटी एंगल जो है हमारे यहाँ पे, एक तो स्पेशली जो लीडर्स और लोग बोलते हैं कि हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ही उनको ज़्यादा क्या कहते हैं उसको बहकावे में रखते हैं। आप यहाँ पे एजुकेशन की बात भी नहीं है, अगर उनको आप इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी देने लगोगे ना, तो देश आप जब भी देखोगे हमेशा अंडर डेवलपमेंट होता है, तो थोड़ा लेफ्ट लीन रहता है। क्यों? क्योंकि उनको उस टाइम पे पता ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही एक इंसान घर से बाहर निकलने लगता है, उसके खुद के पैरों पे खड़ा होने लगता है, उसको समझ आने लगता है, वो लोगों में दुनिया में जाके मुद्दे देखता है कि क्या चीज़ चल रही है, पर्सनली डेवलपमेंट क्या हो रही है, तो वो थोड़ा सा राइट की तरफ लीन होने लगता है। उसे पता लगता है नहीं यार, जितनी वो चीज़ें बता रहे थे, जो मेरे लिए खड़ा हो रहा था, मेरा असल में तो वही बना रहा था। ठीक है। और फिर उसके बाद एक और वापस से स्टेज आ जाती है, जब आप वापस से स्टेबल हो जाते हो ना, तब आपको पता लगता है अब मुझे स्टेबल रहने के लिए थोड़ी सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो नीचे वाला तबका है समाज का वो नीचे रहे। तो फिर आप उनको और वापस से सेम जो लीडर वाली बात, वही डिवाइड एंड रूल वाला गेम, डिवाइड एंड रूल भड़काना पड़ता है। हाँ, तो वही प्रॉब्लम है। देखो, जो मुझे लगा इस पूरे इलेक्शन से वो यही लगा कि अभी भी हम लोग जो हैं, वी कैन नॉट कॉल आवर सेल्व्स एज अ यूनाइटेड नेशन। बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, अभी भी एक ही बात कहूँगा, इंडिया को सिर्फ एक चीज़ यूनाइट कर सकती है, और वही चीज़ दिखा देगी कि इस देश के असली दुश्मन कौन है, वही चीज़ दिखा देगी इस देश से प्यार कौन करते हैं, वो है वॉर। जिस दिन इंडिया अपने पहले वॉर पे जाएगा ना, कलेक्टिवली, अभी तक हमने जो वॉर लड़े हैं ना, वो लिबरेशन वॉर्स लड़े हैं हमने वॉर नहीं लड़ा है अभी तक हमने। ठीक है, जो इजराइल बाहर की लड़ाइयाँ लड़ने गए हैं, बस इंडिया की बाहर की लड़ाइयाँ लड़ने गए, इंडिया में भी लड़ाई लड़ी है, लेकिन लिबरेशन वॉर्स लड़े हैं हमने। बांग्लादेश का वॉर लड़ा है हमने, कारगिल वॉर लड़ा है हमने, ये सब वॉर्स लड़े हैं हमने। ऐसे वॉर नहीं लड़े हैं जहाँ पर कि हमें टेरिटरी, मतलब ऐसा वॉर होना चाहिए, इस तरह का वॉर नहीं लड़ा जहाँ पर कि हमें पूरे के पूरे टेरिटोरियल एरिया को बचाना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का चल रहा है कि रशिया घुस गया अंदर देश में। रशिया ऐसा हो गया रशिया की, रशिया अंदर घुस गया, राजस्थान पे कब्जा कर लिया उसने, अब हमें राजस्थान छुड़ाना है। बेसिकली 1-to-1 फाइट, 1-to-1 fight। नेशन टू नेशन। हाँ, हम अभी तक वहां पर नहीं आए हैं। और मैं अभी भी मानता हूँ अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 ने यूनाइट किया, यूके को वर्ल्ड वॉर 2 ने यूनाइट किया, सब जितने ये स्ट्रॉन्ग नेशंस है ना, इनकी यूनिटी किसी वॉर से आई है। जब अमेरिका में वॉर हुआ था, अमेरिका के अंदर बहुत डिफरेंसेस थे, क्योंकि अमेरिकन लोगों को लगता है अमेरिका बड़ा यूनाइटेड है, वहाँ पे सिर्फ वाइट और ब्लैक है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, वहाँ इटालियंस अलग हैं, बिल्कुल, वहाँ आयरिश अलग हैं, ये जो बाइडेन बन के बैठते हो, और उनकी कम्युनिटीज़ के अंदर बड़ा प्रिवेलेंट है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वहीं पे है। वहीं पे है एवरीबडी वांट्स टू फॉलो द अमेरिकन ड्रीम। बट उनकी, हाँ, ये जो कलेक्टिव जो उनकी विजन है ना, चाहे वो आयरिश हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इटालियन हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैक्सिकन हो, चाहे कुछ, वो आया अमेरिका में मैक्सिकन ड्रीम के लिए। अगर हम इंडिया के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे भाई हिंदू, मुसलमान, SC ST OBC, यहाँ पर वो यूनिटी नहीं है। अब लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान में यूनिटी नहीं हो सकती, हो भी सकता है कि ना हो सके। भैया अगर होनी होती तो 700-800 साल में हो जाती, बिल्कुल। मगर रहना तो एक दूसरे के साथ ही है, अब कुछ कर तो सकते नहीं है। मगर जब हम लोग जाते हैं कि भैया चाहे किसी जगह पे आग लगे, चाहे पानी गिरे, हम तो इधर ही जाएंगे
तब चीज़ें खराब हो जाती हैं। और वो बहुत क्लियर था आपके अधीर रंजन चौधरी वाली साइड। मुझे बड़ा बुरा लगा कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके लिए। वो शायद उन नेताओं में से एक थे जो पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी के खिलाफ बोलते थे। वो लोकसभा में दिखाई नहीं देंगे हमें इस बार से। तो ये एक जो है बहुत बुरी चीज़ हुई है कि भैया आपने, ठीक है मैं ये भी नहीं कहता कि भैया आपने वोट अपने, देखो सबका वोट अपना अधिकार है, ठीक है, सब अपना अपना पर्सनल वो है कि वोट किसको देना चाहिए। मगर बात वही है कि भाई आप देश के खिलाफ वोट दे रहे हो कि देश के साथ वोट। मेन बात तो वही आ जाती है ना, आपको किस लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके देश के ग्रोथ के लिए। अगर आप अपने घर, वो वाली ये बात हो जाती है ना कि आप अपने घर में लड़ाई के करते हो, तो अब आप अपने फायदे के लिए करोगे, एक तो अपने लिए, अपने राइट्स के लिए और अपनी फैमिली के लिए। आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि आपका पर्सनल भला और आपकी फैमिली टूट जाए। लेकिन यहाँ पे लोग ये समझते नहीं है, मैं किसी को, मैं भी ब्लेम नहीं करूंगा, बट यहाँ पे लोगों को एकजुट होकर ये समझना पड़ेगा कि एट दी एंड कोर लेवल पे हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, हमारे देश को हम कैसे तरक्की की तरफ देख सकते हैं। अगर कोई, चाहे अब रोड बने चाहे कुछ भी बने, हर चीज़ हर किसी के लिए है। किसी पे ऐसा कोई, हम सेम बार बार रामपुर वाला एग्जाम्पल क्यों ले लेते हैं, वहाँ पे तो हम बात ये कर रहे हैं ना, 500-600 लोग सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी है। आप बीजेपी को बोलो कि मुस्लिम हेट्रेड, मुस्लिम हेट्रेड, मुस्लिम हेट्रेड, तो उस वार्ड में तो वो कैंसिल आउट कर देते, और इतना छोटा वार्ड है वहाँ की कभी बात ही नहीं खुलती। वो बात भी है कि सिर्फ 2000 ही वोट पड़ते हैं वहाँ पे उस वार्ड के अंदर, अभी बात ही नहीं आती इंटरनेट पे, कोई पूछता ही नहीं। और इस वजह से मेरे को सेम ये पार्टी वो है, अब मैं यहाँ पे समाजवादी छोड़ दो, मेरे को कांग्रेस से यहाँ स्पेशली दिक्कत क्या समझ आती है, ये सेम बैकग्राउंड से आते हैं जिस बैकग्राउंड ने हमारा हिंदुत्व, हम जो हिंदू राज और हमारा अखंड भारत की बात करने वाले हमारे वीर सावरकर जी, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी और हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता जाने, हमारी एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थी जिनका शायद से आधे लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, और वो स्वतंत्रता सेनानी ने ही पहली बार फॉरेन लैंड पे हमारा झंडा फहराया था, बीकाजी कामा। बीकाजी कामा वॉज द फर्स्ट लेडी, इवन फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जर्मनी जाके हमारा फॉरेन लैंड पे झंडा फहराया था। वो सब अखंड भारत का सपना देखते थे। लेकिन उन सब लोगों को धीरे धीरे करके, बीकाजी कामा तो खैर नहीं गई थी, वो जर्मनी में थी, लेकिन बाकी हमारे मदन लाल ढींगरा जी हो गए, हमारे वीर सावरकर जी हो गए, इन सबको धीरे धीरे करके जेल में डाला गया। इनकी सोच को बड़ा पिछड़ा हुआ और हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश वर्सेस इंडियंस का नारा देके, मोटिव देके, MK गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो प्लेबुक, मैं कह रहा हूँ ये प्लेबुक आज की नहीं है, ये प्लेबुक आज से 300 साल पुरानी प्लेबुक है कि आप किसी भी देश के अंदर जाओ, वहाँ की कम्युनिटीज को तोड़ो और फिर उन पे राज करो। अब एक कहीं पर मैं पढ़ रहा था अभी रिसेंटली, कल परसों की बात है, ये रिजल्ट के अंदर ही कहीं हुआ था, उसमें बड़ी एक भयानक चीज़ लिखी हुई थी, मैं देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसको पढ़ के। उसमें लिखा था जब मुगल भारत में आए 700 साल पहले, तो उन्होंने दिल्ली कब्जा किया, उन्होंने सब कब्जा कर लिया, लेकिन भारत पे राज तब तक नहीं कर पाए जब तक उन्होंने उत्तर प्रदेश पे राज नहीं किया। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश तोड़ दिया, उत्तर प्रदेश के लोगों को तोड़ दिया, तभी वो इस देश के ऊपर अपना राज जमा पाए थे। उसके बाद जब 300-400 साल पहले अंग्रेज आए, वो भले वेस्ट बंगाल से घुसे हैं, लेकिन उन्होंने वेस्ट बंगाल से देश पे राज नहीं किया था पहले। जब तक उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं तोड़ दिया, उन्हें नहीं डिवाइड कर दिया, तब तक अंग्रेजों ने भारत पे राज नहीं किया। तो ये चीज़ लोगों, उत्तर प्रदेश के लोगों को समझनी पड़ेगी कि वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस देश की पॉलिटिक्स के अंदर। उनका एक एक वोट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस देश की पॉलिटिक्स के अंदर, उनके आपस के क्लैशेस कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस देश की राजनीति को शेप करने में। अगर उत्तर प्रदेश टूटा हुआ है तो ये देश टूटा हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश एक साथ खड़ा हुआ है तो ये देश एक साथ खड़ा हुआ है। फिर कितने टूट जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अगर वोटर एक साथ खड़े हुए हैं तो वो खड़े हुए हैं, अब वो किसी भी साइड खड़े हों, चाहे बीजेपी की साइड खड़े हों, चाहे वो इंडिया साइड खड़े हों, मगर जब तक उत्तर प्रदेश नहीं टूटता तब तक इस देश को तुम नहीं तोड़ सकते। ये एक बात हमेशा मान के चलना, ये सिंपल सा खेल है यहाँ पे आप सबको लग रहा होगा हम अपसेट हैं, हम राइट विंग वाले हैं, बट नहीं, हमारा मोटिव क्या है, मोदी जी हमारे पिताजी तो है नहीं, ठीक है, ठीक है ना, राहुल गांधी हमारे बुआ के लड़के हैं, हमारी वो वाली जिनसे हमारी कोई दुश्मनी हो, मगर क्या है, हमारे को पर्सनली डेवलपमेंट और ग्रोथ देखने को मिली है। 2014 से पहले अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हमारे देश में दिक्कत थी। ऐसा नहीं है कि सब बीजेपी गवर्नमेंट ने और मोदी जी ने ठीक ही करा है,
मगर हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जब आप तरक्की की तरफ बढ़ते हो आपको एक चीज़ तो छोड़नी पड़ती है और एक चीज़ को पकड़ना पड़ता है, कभी भी आप दोनों चीज़ें साथ कर ही नहीं सकते हो। जहां तक बात है बीजेपी की प्रॉब्लम की, मैं बता देता हूँ बीजेपी से प्रॉब्लम भी क्या है, मैं उस पर भी आ जाता हूँ। मुझे पर्सनली बीजेपी से क्या प्रॉब्लम, भले ही मैं बीजेपी को इस चीज़ में अगर मैं कहूँ कि भाई अगर मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी कुछ पार्ट में सपोर्ट करूंगा, मैं बीजेपी को कहीं पार्ट में सपोर्ट करूंगा, बट मैं दोनों के खिलाफ ही बहुत चीज़ों में हूँ। अगर मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ तो मैं खिलाफ हूँ कि भाई तुम डिवाइड एंड रूल खेलते हो, सीधी सी बात है। अगर मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ तो मैं बीजेपी के खिलाफ क्यों, जो वो लॉस पिछले कुछ 5 साल में लेकर आए, भाई तुमने मिडिल क्लास की तो ऐसी तैसी कर दी है, ठीक है, तुमने इतना टैक्स इतना टैक्स इतना टैक्स कर दिया, हर चीज पे टैक्स, वाला कहीं भी जाओ इस पे टैक्स, इस पे 28%, इस पे 28%। मैं 1 लाख रुपए का टीवी खरीदने जा रहा हूँ, मैं 28,000 रुपये और भर रहा हूँ बेफालतू के। क्यों 28% का उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा है, क्यों भर रहा हूँ मैं 1,28,000? बिल्कुल। तुम क्या चाहते हो? एक मिडिल क्लास है, और सिर्फ वहां तक नहीं, पीएफ का रेट, प्रोविडेंट फंड का रेट तुमने 5 साल में मतलब वही 5-4% पे रखा हुआ है। इन्फ्लेशन चल रहा है 5-6% पे, तुम प्रोविडेंट फंड दे रहे हो 5%। अरे भाई जितने का तुम मेरे को गेन दे रहे हो उतना तो इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा, तो मेरा पैसा तो बढ़ ही नहीं रहा, मैं तो वहीं अटका हूं। बिल्कुल। इन्फ्लेशन और उसको एडजस्ट कर दूं तो मेरे को तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी तीसरी प्रॉब्लम मुझे क्या आती है बीजेपी से कि भाई आप कहते हो फ्री में नहीं बांटना चाहिए, फ्री में नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर आप जाके अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हो। आप एक साइड कहते हो कि भाई हम हिंदुओं के साथ खड़े हैं, वहां जाके पीएम आवास योजना के अंदर जो है 500 मुसलमानों को घर दे देते हो। मुझे घर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर भाई उनको घर की जरूरत है, उनकी लाइवलीहुड अच्छी होती है, देश के लोगों की, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, भाई सबके पास घर होना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम मिडिल क्लास से छीन ले रहे हो, तुम्हारा असली वोटर बेस है, और जाके तुम पकड़ा देते हो किसी और को जो तुम्हें वोट ही नहीं देता। ये बात भी एक कोई सऊदी बोल रहा हूँ, यूएई का कोई एक मिनिस्टर था, कोई शेख था वहां का, उसने एक ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि भाई पीपल से दैट मोदी इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द मुस्लिम्स इन इंडिया, दे हैव नो आइडिया ही इज ओनली डूइंग थिंग्स फॉर मुस्लिम्स, द अमाउंट ऑफ थिंग्स ही हैज डन फॉर मुस्लिम्स नोबडी एल्स हैज डन। उसने मुंह पे ऑन द रिकॉर्ड बोला भाई, इधर नहीं दिख रहा क्योंकि इधर इंफॉर्मेशन सर्कुलेट नहीं होती, और जो बाहर से बैठ के स्टडी करना चाहेगा वो देख लेगा कि भाई मोदी सरकार किस हिंदुओं के लिए कितना कर रही थी, मुसलमानों के लिए कितना कर रही थी। अगर तुम कहो कि भाई हिंदुओं की जायदाद लेकर जो है सब में बांट ही जाएगी, कहाँ है, बैठ दो बैठ दो, वो वाला सीन है भाई, फिर वो सीन है, बिल्कुल। वो गलत है। अगर राहुल गांधी जी आके बोल रहे हैं कि भैया ऐसा होगा तो ये गलत है, बट अगर राहुल गांधी आके बोल रहा है कि भैया आपने मिडिल क्लास की ऐसी तैसी कर दी, आपने टैक्स बढ़ा दिया, आपने बढ़ा दिया, बिल्कुल सही कह रहा है राहुल गांधी, मैं खड़ा हूँ उसके साथ इस बात पे कि भाई एज अ मिडिल क्लास आदमी जो है, किसी को भी बुरा लगता है कि इतना टैक्स क्यों भर रहा हूँ मैं पहले इनकम टैक्स भरूँ, उसके बाद जो हर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स भरूँ, क्यों भरूँ? तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो बीजेपी, जिसकी वजह से बीजेपी को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। जहाँ तक बात है अनएम्प्लॉयमेंट की, ये एक ऐसा मुद्दा है जो मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने देखा हुआ है भैया 140 करोड़ लोग हैं इस देश में। मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, हर साल कम से कम नहीं तो 10,000 लोग जर्नलिज्म से पास आउट होते होंगे। चैनल कितने हैं? 15-16। जॉब्स कितनी है? अगर सबको मल्टी दो अगर मान लो सबसे बड़े वाले के अंदर 2,000 जॉब है, मान लो इंडिया टुडे जैसे ग्रुप के अंदर जो बड़ा ग्रुप है, रिपब्लिक ग्रुप है, ARG मीडिया है, इनके पास भी 2,000-3,000 जॉब्स हैं, मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 20 भी कर दूं, अगर हर साल हजारों बच्चे पास आउट हो रहे हैं एक ही उसी कोर्स के अंदर, और कंपनी उतनी ही है, जॉब्स उतनी ही है, तो आपको जॉब देंगे कैसे? बिल्कुल। दूसरी चीज जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, मेरी क्लास के अंदर जहाँ पर मैं, चाहे वो मेरा कॉलेज हो, चाहे वो मेरे डिप्लोमाज हो, कहीं पर भी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, 95% लोग जो आते हैं वो आते हैं सिर्फ और सिर्फ जॉब पाने के लिए, उनको स्किल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आते हैं कि अच्छा ये ऐसे करने से जो मेरे को जॉब मिल जाएगी, मैं सीख लेता हूँ, जॉब ले लेता हूँ, पर उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, कभी ग्रोथ नहीं होती उनकी ज़िंदगी में। अब तो AI आ रहा है, पहले आपका कंपटीशन एज अ ह्यूमन बीइंग से था, अब लड़ लो भाई, सही बात है। अब लड़ लो। जो अभी भी अपनी स्किल्स के ऊपर काम नहीं करेगा, ये मान लो वो जिंदगी भर जॉबलेस रहने वाला है। उसको ना राहुल गांधी जॉब दे सकता है, उसे ना नरेंद्र मोदी जॉब दे सकता है। अगर तुम्हारी स्किल ही नहीं है तो क्या जॉब दोगे भाई? करोगे क्या? यही बात तो आ जाती है, ये लोग ये चीज़ ट्रांसलेट नहीं करते ना। अब एक अगर आप कंपेयर करो
कितनी कंपनियां इस टाइम पे आप कैसी भी बोल लो कि अडानी ने बढ़ाई है, अंबानी ने बढ़ाई है, किसी ने बढ़ाई। अब आप ये देखो उन्होंने जॉब क्रिएशन कितनी करी, अगर उनका बिजनेस डेवलपमेंट हो रहा है तो वो लोग कितने लोगों का घर चला रहे हैं, उनसे कितने। अब आज की डेट में मैं उन लोगों से बात करता हूँ जो ये सारी चीज़ों की बकवास करते हैं। आप एक बात बताओ, आज आपने कंपनी बनाई, आप वहाँ पे मैं कह रहा हूँ 100 लोग करते हो, 100 लोग रखे हुए हैं आपने, आप 1000 करोड़ का धंधा करते हो, आप पे आ गए 1000 करोड़ रुपए, आप 2 चपड़ासी फालतू नहीं रखोगे, ठीक है। आप कोई ऐसा बंदा अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रख लो, आप कोई अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रख लो कि फालतू में। ब्लैक कैमरा अभी हुआ है। हाँ, अभी अभी इससे पहले सही हो रहा। ठीक है, अब किसी का रखूंगा लोग। ठीक है, कंटिन्यू। तो अगर आप उन सबको देखोगे, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रख लो, आप किसी डिपार्टमेंट में रख के देख लो, आप 2 बंदों को भी नहीं रखोगे, आप अपना पैसा फालतू में क्यों खर्च करोगे। तो सरकार जो पैसा कलेक्ट कर रही है वो सरकारी डिपार्टमेंट में किसको जॉब दे, और क्यों जॉब दे जब आपको कुछ काम ही नहीं आता है। आप किसी और अगर आप सच्ची में बाजार में निकलो तो आप अगर जाके देखोगे तो काम तो बहुत है, लोगों को जॉब की नीड, मतलब लोगों को एम्प्लॉयज़ की नीड बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन स्किल्ड लेबर ही नहीं है। अगर मैं किसी को 50,000 रुपये तनख्वाह देने के लिए बैठा हूँ और उसके बाद भी मुझे उसका काम करना पड़ता है, वो आके बैठा है मेरी 6 घंटे की नौकरी देख रहा है, 5 बज गए जी चलो बस्ता उठाओ घर जाओ, अरे भाई मैं तेरे पे 10 रुपये भी क्यों खर्च करूँ, 50,000 रुपये तो बहुत दूर की बात है। और सिमिलरली अगर आप IIT का डेटा देखोगे, हाउ एम्प्लॉयमेंट इज ओवर प्राइज्ड। अभी पिछले कुछ IIT का डेटा आया था जिसमें एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे नहीं पता इसलिए मैं कोट नहीं करूंगा, लेकिन तकरीबन 12-15%, 20% का ऐसा उसमें डेटा है कि लोग पास आउट हो रहे हैं, मगर जब वो स्किल सेट के लिए जा रहे हैं वहाँ पे वो पास नहीं हो पा रहे, वहाँ पे क्लियर आउट नहीं कर पा रहे कि हमारे को क्यों मिले, क्यों क्योंकि उनकी अपील क्या है, मुझे 1 करोड़ रुपए का पैकेज दो। अरे भाई कंपनी ही नहीं बना रही 1 करोड़ रुपए, तुझे पैकेज क्यों दे 1 करोड़ रुपए का। आज तो फ्रेशर है तो 10 लाख रुपए क्यों कंपनी में जो लोगों, जैसे फिर वो अश्नीर ग्रोवर कहता ही है, बिल्कुल ठीक बात है। ले जाएंगे तो वही चीज़ है। देखो ये बात सही थी। अब कितने ऐसे होते हैं, मैं देखता हूँ बीटेक के बंदे होते हैं, मैकेनिकल के, मैं सॉफ्टवेयर पे नहीं जाऊँगा, मैकेनिकल के कितने बंदे होते हैं बीटेक के जिनके नंबर आते हैं, मतलब वो नंबर क्या छोड़ो, पहले मेरे को आके बोलते हैं कि यार मार्केट में जॉब नहीं है। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, था, अब तो ज़्यादा बात नहीं होती, भाई साहब ने बीटेक करी थी मैकेनिकल में, और उसके बाद आज वो गए थे जॉब करने एक रिज्यूमे बनाने वाली कंपनी के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा बहुत अच्छा मिलता है। कितना मिलता है? मिल जाता है 60, 65, 70। ठीक है, कब तक मिलेगा 60, 65, 70? आज से 10 साल के बाद रिज्यूमे। चैट जीपीटी जिंदाबाद। जो चैट जीपीटी को 2-4 इन्फॉर्मेशन 2 में सट तुम्हें दो है, वो क्या बना के 1 घंटे में देगा, चैट जीपीटी तुम्हें 2 सेकंड में देगा पूरा पूरा रिज्यूमे बना के। जॉब उसी गई। प्रॉब्लम क्या थी? जब मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे नंबर कितने थे, तब वो फट गया, 40, 45। अब तुम कहो कि भाई 40% मार्क्स पे मेरे को मर्सिडीज में टायर लगाने की जॉब दो, तो नहीं भाई, तुम्हें ऑटो में ही टायर लगाने की जॉब मिलेगी। तुम्हें मर्सिडीज में टायर लगाने नहीं, तुम पता चला मर्सिडीज के अंदर मारुति का टायर फिट कर रहे हो 40% लेके, तुम्हें स्किल सेट ही नहीं है, तुम्हें जॉब क्यों मिलेगी? तो वो वाला बात है। चलिए, ये था इस इलेक्शन के रिजल्ट का थोड़ा सा एनालिसिस कि किस तरीके से वोट किधर को बटे हैं। अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा। आपस में दूसरा को गाली मत दो कि हिंदू ने ये कर दिया, हिंदू ने वो कर दिया, अयोध्या के लोगों को ये मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं खुद फैज़ाबाद का हूँ, खुद अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है। उत्तर प्रदेश उन स्टेट्स में से है जहाँ पर कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स हमेशा से चलती आ रही है। बात यह है कि इस बारी जो एक पार्टी वोट काटती थी वो वोट काट नहीं पाई, और वो वोट कंसोलिडेट हो गए एक साइड पे। किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। यही राजनीति है, यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है। ऐसे ही लोकतंत्र चलता है। आज इंडिया लाइन सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि उनको सीट्स अच्छी मिल गई। नहीं होती, क्या पता अगर बीजेपी हार जाती या इंडिया अलायंस हार जाती तो दोनों दूसरे पे ईवीएम हैक करने का भी आरोप लगा रहे होते। तो कहीं ना कहीं ठीक है, बीजेपी की पूर्ण बहुमत से जीत नहीं हुई, एनडीए की जीत हुई, मगर ना इंडिया अलायंस की जीत हुई, मगर डेमोक्रेसी की जीत ज़रूर हुई है। डेमोक्रेसी में लोगों की जीत हुई नहीं हुई, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस इलाके से हैं, आपने किसको वोट किया है। चलिए समाप्त करते हैं इस शो को आज यहीं पे। अगली बारी फिर से आएंगे, एनालिसिस से ही आएंगे या फिर कि गेस्ट लेकर आना है नेक्स्ट टाइम, डिसाइड करेंगे। तब तक सोइएगा आराम से, चिल करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगली बारी जब वीडियो डलेगी तो आपको पता लग ही जाएगा कि हम आ रहे हैं या कोई नए गेस्ट आ रहे हैं। तब तक के लिए सी यू एवरीवन।